ओरिएंटल हाई सेकेंडरी स्कूल मिर्ज़ापुर अहमदाबाद की यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का स्वागत है। सभी छात्रों से निवेदन है कि ओरिएंटल हाई सेकेंडरी स्कूल मिर्ज़ापुर अहमदाबाद की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद लाइक करें और उसके बाद शेयर करना न भूलें। इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की प्रस्तुत करता है कुरैशी गुलाम दस्तगीर आई। कक्षा 9 विषय हिंदी, पाठ नंबर 12, जिसका नाम है रानी, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा और साहित्य प्रकार है रेखाचित्र। आज हम उसकी बात करेंगे। कक्षा 9 विषय हिंदी, पाठ नंबर 12, जिसका नाम है रानी, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा और साहित्य प्रकार है रेखाचित्र। सबसे पहले हम लेखिका महादेवी वर्मा, उनका जीवन परिचय, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे महादेवी वर्मा के प्रारंभिक जीवन और परिवार की। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को होली के दिन फर्रुखाबाद, जो उत्तर प्रदेश में है, एक बेहद ही संपन्न परिवार में हुआ था। इस परिवार में लगभग 200 वर्षों या 7 पीढ़ियों के बाद महादेवी जी के रूप में पुत्री का जन्म हुआ था। अतः इनके बाबा गोविंद प्रसाद वर्मा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और इनको घर की देवी मानकर इनका नाम महादेवी रखा गया। माता पिता का नाम हेमरानी देवी और बाबू गोविंद प्रसाद वर्मा था। उनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा जी एक विद्यालय में प्राध्यापक थे और इनकी माता हेमरानी देवी पूजा पाठ में तल्लीन रहने वाली महिला थी, जिनकी वेद पुराण और संगीत में रुचि थी। महादेवी वर्मा की एक छोटी बहन श्यामा देवी, श्रीमती श्यामा देवी सक्सेना, धर्मपत्नी डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, भूतपूर्व विभागाध्यक्ष एवं उपकुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय के थे। महादेवी वर्मा के और 2 छोटे भाई क्रमशः जगमोहन वर्मा और एवं मनमोहन वर्मा थे। जहाँ महादेवी वर्मा एवं जगमोहन वर्मा बहुत शांत एवं गंभीर स्वभाव के थे, कहीं श्यामा देवी और मनमोहन वर्मा बहुत चंचल, शरारती एवं हट्टी स्वभाव के थे। शेषावस्था में ही महादेवी वर्मा के हृदय में जीव मात्र के प्रति करुणा और दया की भावना थी। उन्हें ठंडक में कुकू करते हुए पिल्लों का भी ध्यान रहता था। पशु पक्षियों का पालन पोषण और उनके साथ खेलकूद में ही दिन बिताती थी। यही कारण था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद ये सन 1929 में बौद्ध दीक्षा लेकर भिक्षुणी बनना चाहती थी, लेकिन महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद समाज सेवा में लग गई। इनको चित्र बनाने का शौक भी बचपन से ही था। इस शौक की पूर्ति वे पृथ्वी पर कोयले आदि से चित्र उकेर कर करती थी। उनके व्यक्तित्व में जो पीड़ा, करुणा, वेदना, विद्रोह, दार्शनिकता एवं आध्यात्मिकता है तथा अपने काव्य में उन्होंने जिस सरल, सूक्ष्म और कोमल अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की है, इन सब का बीज इनकी इसी अवस्था में पड़ चुका था, जिसका बाद में अंकुरण तथा पल्लवन लगातार होता रहा था। महादेवी वर्मा की शिक्षा
5 वर्ष की अवस्था में यानी 1912 में इंदौर के मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई। साथ ही संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा अध्यापकों द्वारा घर पर ही दी जाती रही। 1916 में विवाह के कारण कुछ दिन शिक्षा स्थगित रही। विवाहोपरांत महादेव जी ने 1919 में बाईका बाग स्थित कास्टवेट कॉलेज इलाहाबाद, अब प्रयागराज से जाना जाता है, उसमें प्रवेश लिया और कॉलेज के छात्रावास में रहने लगी। महादेवी जी की प्रतिभा का निखार यहीं से प्रारंभ होता है। आगे लेखक के जीवन परिचय की बात करेंगे। 1921 में महादेवी जी ने 8वीं कक्षा पास की और में प्रांत भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इनकी कविता यात्रा के विकास की शुरुआत भी इसी समय और यहीं से हुई। ये 7 वर्ष की अवस्था में ही कविता लिखने लगी थी और 1925 तक जब उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी, वह एक सफल कवयित्री की रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी। विभिन्न पत्र पत्रिका में उनकी कविताएं प्रकाशन होने लगी थी। विद्यालय में हिंदी अध्यापक से प्रभावित होकर उन्होंने ब्रज भाषा में भी कुछ कविताएं लिखी और तत्कालीन खड़ी बोली की कविता से प्रभावित होकर खड़ी बोली में रोला और हरिगीत का छंदों में काव्य लिखना प्रारंभ किया। उसी समय माँ से सुनी एक करुणा कथा को लेकर 100 छंदों में एक खंड काव्य भी लिख डाला। कुछ दिनों बाद उनकी रचनाएं तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी। विद्यार्थी जीवन में वे प्राय राष्ट्रीय और सामाजिक जागृति संबंधी कविताएं लिखती रही। उस समय की अपनी कविताओं के बारे में उन्होंने खुद ही कहा है कि विद्यालय के वातावरण में ही खो जाने के लिए लिखी गई थी। उनकी मेरी कविता का शैशव भी समाप्त हो गया। मैट्रिक भी परीक्षा उत्तीर्ण करके कविताएं लिखना शुरू कर दिया था, जिसमें व्यसित में समाविष्ट और स्थूल सूक्ष्म। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पूर्व ही उन्होंने ऐसी कविताएं लिखना शुरू की कि जिसमें व्यस्ति में समष्टि और स्थूल में सूक्ष्म चेतना के आभास की अनुभूति अभिव्यक्त हुई है। उनके प्रथम काव्य संग्रह निहार की अधिकांश कविताएं उसी समय की है। फर्रुखाबाद में जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। मुख्यतः महादेवी कवियत्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही है। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और कुलगुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में आपने अनुपम योगदान दिया है। निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। कक्षा 9 विषय हिंदी, पाठ नंबर 12, जिसका नाम है रानी, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा और साहित्य प्रकार है रेखाचित्र। अब हम आगे रानी रेखाचित्र का सार जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ रानी नामक एक घोड़ी उनके 2 साथी निक्की और रोजी के साथ आई है। सम्मिलित है
जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया है। ऐसा लगता है यह न्यूला, यह कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है। पशु पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है। आगे हम रानी जो रेखा चित्र है उसके पाठ का सार की बात कर दें। गधे पर सवार अंग्रेज बच्चों को देखना। लेखिका महादेवी बचपन में इंदौर में रहती थी, जहां अंग्रेज बच्चों को गधे की सवारी करते देखकर उनको बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सुना था कि गधे पर अपराधियों को बैठाए जाते हैं। तब उनके नौकर रामा ने उनकी शंका का समाधान किया। उसने कहा कि उन्हें विलायत में गधे पर बैठाने का दंड देकर भारत भेजा गया है। घोड़े पर बैठने की इच्छा। महादेवी और घर के दूसरे बच्चों ने कहा, घोड़े पर बैठने का अधिकार हमें भी है, हम भी घोड़े पर बैठेंगे। पिताजी ने पूछा, क्या सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? महादेवी ने कहा, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है, उस पर तो दंड पाने वाले ही बैठते हैं। रानी घोड़ी आई। बच्चों की मांग पर रानी नाम की घोड़ी आ गई। उसके लिए छुट्टन नामक साइस रखा गया। घोड़ी के रख रखाव का प्रबंध किया गया। रानी घोड़ी का पूरा नाम ताजरानी था। पहले तो ताजरानी को देखकर बच्चों को कुछ अधिक अच्छा न लगा, किंतु फिर रानी के प्रति उनकी सहानुभूति हो गई। रानी का सौंदर्य। रानी बहुत सुंदर घोड़ी थी। उसके चमकदार रंग पर दृष्टि पड़ते ही फिसल जाती थी। उसका चॉकलेटी रंग, झूलता अयाल, पारदर्शी जैसी आँखें, उजले दांत, लाल जीभ, गुलाबी होंठ, मूर्छल सी पूंछ और गठा हुआ शरीर सब कुछ आकर्षक था। रानी मित्र बनी। बच्चे रानी से हिलमिल गए। वे उसके शरीर पर खेलते, लिपटते, झूलते, उसके अयाल में फूल खोसते। रानी उनकी मित्र बन गई। यो पैर पटक कर या हिलाकर बच्चों को अपने पास बुलाने लगी। जिन आदि खरीदकर घोड़ी पर सवारी करने का इंतजाम किया गया, किंतु बच्चे तो मनमानी करना चाहते थे। मनमानी किए बिना उन्हें संतोष नहीं होता था। मनमानी भारी पड़ी। एक दिन रानी की नंगी पीठ पर महादेवी बैठी। वे रानी का अयाल पकड़े थी। रानी इस तरह सवारी करने वालों को लुप चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी, क्योंकि वह नंगी पीठ पर बैठने वाले बच्चों की कमजोरी जानती थी। नन्ही महादेवी रानी की पीठ पर रही थी कि उनके भाई ने अपने हाथ की पतली संटी यानी छड़ी रानी के पैरों पर मार दी। बस फिर क्या था, रानी भड़क गई और तेजी से भागने लगी। कुछ देर तक महादेवी ने खुद को संभाला, किंतु जल्दी ही जमीन पर गिर पड़ी। फिर तो कई दिनों तक उन्हें बिछौने पर पड़ा रहना पड़ा, किंतु उसके बावजूद रानी के प्रति महादेवी की आत्मीयता में कभी कमी नहीं आई। सोने के कड़े और रानी। नानी ने महादेवी के भाई के जन्मदिन पर शेर के मुँह वाले सोने के कड़े भेजे थे। बच्चों को रानी से प्रेम था। वे गए और वे कड़े रानी के कानों में पहना दिए। फिर बच्चे सब कुछ भूल गए। कड़े न दिखकर शाम को पूछताछ हुई, किंतु कड़ों का कहीं पता न चला। एकाएक बाबूजी यानी महादेवी के पिताजी का ध्यान रानी की ओर गया। वह अपने कान को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। बाबूजी ने कहा कि मिट्टी हटाने का आदेश दिया। बाबूजी ने वहाँ मिट्टी हटाने का आदेश दिया। वहीं से कड़े मिल गए। किसी ने खड़ा खोदकर कड़े वहाँ छिपा दिए थे। यह छोटा जीव कहाँ था? रानी ने एक शिशु को जन्म दिया था। बच्चों ने पूछा, यह कहाँ था? रामा ने बताया कि यह जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने पूछा, और भी है? रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। अब तो अबोध महादेवी को खींच होने लगी। ये छोटे जीव कुछ काम धाम करते नहीं और चारा खाकर पेट में लेटे रहते हैं। वह विचित्र प्रस्ताव। बालिका महादेवी के भाई ने सुझाव दिया कि चाकू से रानी का पेट चीरकर
अंदर रहे जीव को बाहर निकाल दिया जाए। परंतु साग काटने का चाकू लाया तो महादेवी का साहस नहीं हुआ। एक समस्या की ओर उनका ध्यान गया। पेट चिल्लाने पर वह कैसे सिला जाएगा? सुई दौरा से काम चलेगा नहीं। रामा के पास से सुझाव मिलना असंभव है, इसीलिए वह सुझाव व्यवहार में न लाया जा सका। शिशु बड़ा होने पर सब उसके साथ खेलने लगे और पेट में रहे जीव के प्रति उनका क्रोध शांत हो गया। तो ये हमने बात की पार्ट नंबर 12, रानी उसकी सार की। कक्षा 9, विषय हिंदी, पार्ट नंबर 12, जिसका नाम है रानी, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा और साहित्य प्रकार है रेखाचित्र। चलिए हम आगे पाठ की शुरुआत करते हैं। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेज़ों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था, पर घूमते देखते थे। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाल देता था। उन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि उन्हें दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। उन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। इस रेखाचित्र के शिरच्छेद में आने वाले शब्दों के अर्थ को समझा दें। आधिक्य, इसका अर्थ होता है अधिकता। ज्ञान वर्धन करना, इसका अर्थ होता है ज्ञान बढ़ाना, जानकारी देना। जिज्ञासा, इसका अर्थ होता है जानने की इच्छा। समाधान, इसका अर्थ होता है हल निकालना। उत्तर। विलायत, इसका अर्थ होता है इंग्लैंड। इस शिरच्छेद में एक मुहावरा भी है, देश निकाला देना। इसका अर्थ होता है देश से निकाल देना। इसको वाक्य प्रयोग करना है तो इस तरह होगा, देशद्रोहियों को देश निकाला देना चाहिए। आगे, एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र, जिसे मेमोरेंडम कहते हैं, दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। इस शिरच्छेद में आने वाले शब्दार्थ। मौखिक, इसका अर्थ होता है जबानी। स्मृतिपद, इसका अर्थ होता है याद दिलाना। आगे, बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो के साथ थेलम थाल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठकर सजा दी जाती है। इस शिरच्छेद में आने वाले शब्दार्थ। थेलम थेल, इसका अर्थ होता है भीड़ भाड़, धक्का मुक्की। आगे शिरच्छेद। पता नहीं हमारे ज्ञान का वजस्त्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश करने वाला तथा खाने पीने, घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नाम का साइस रखा गया। इस शिरच्छेद में आने वाले शब्दार्थ की बात कर लें। वजस्त्र स्रोत, इसका अर्थ होता है सदा बहने वाला प्रवाह। साइस, इसका अर्थ होता है घोड़े की देखभाल करने वाला। आगे शिरच्छेद।
अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी, जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते। बाबूजी से यह सुनकर भी कि यह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे। इस शिरच्छेद में आने वाले शब्दार्थ की बात कर लें। आतंकित, इसका अर्थ होता है भयभीत। यहाँ इस शिरच्छेद में एक मुहावरा भी है, कान खींचना, इसका अर्थ होता है सजा देना, चेतावनी देना। इसके वाक्य में इसी तरह प्रयोग किया जाएगा, जल्दी काम पूरा करो नहीं तो तुम्हारे कान खींचूंगा। आगे, परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त ही कर ली। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताजरानी कहकर पुकारा जाता है। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सदैव हो गए थे। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाली ली गई। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। इस शिरच्छेद में आने वाले शब्दार्थ। गाथा, इसका अर्थ होता है कहानी। सदैव, इसका अर्थ होता है दयालु। ईर्ष्या, इसका अर्थ होता है जलन। रोष, इसका अर्थ होता है क्रोध। करुणा, इसका अर्थ होता है दया। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आंखों में बसी जैसी है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग, जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी। खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयल का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ। इस शिरच्छेद में आने वाले शब्दार्थ की बात कर लें। अयाल, इसका अर्थ होता है घोड़े की गर्दन पर के बाल। इस शिरच्छेद में एक मुहावरा भी है, दृष्टि फिसलना। इसका अर्थ होता है किसी चीज़ का बहुत चिकना और चमकदार होना। इसको वाक्य में किस तरह प्रयोग किया जाएगा, इसकी बात कर दें। उसके रेशमी वस्त्रों पर दृष्टि पड़ते ही फिसल जाती थी। ये हुआ वाक्य प्रयोग। वह इतनी सुंदर थी कि जब तक उसकी छवि आंखों में बसी जैसी है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग, जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी। खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयल का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें, लाल नथुने जिन्हें फुला फुलाकर चारों ओर की गंध लेती रहती, उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी ओंठों वाला लंबा मुंह, जो लोहा चबाते रहने पर भी सत विस्तृत नहीं होता था। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है। सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ, जो मक्खियाँ उड़ाने के क्रम में मोरछल के समान उड़ती गिरती रहती थी। उस समय यह शब्द समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल में के उपरांत भी स्मृति पथ पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती हैं जैसे किसी अदृश्य शाही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। इस शिरच्छेद में आने वाले शब्दार्थ। पारदर्शी, इसका अर्थ होता है जिसके आर पार देखा जा सके। सत विकसत, इसका अर्थ होता है घायल। मोरछल, इसका अर्थ होता है मोर की पूंछ से बना झाड़ू। आगे शिरच्छेद। हम बार बार सोचते हैं कि यह कुछ और छोटी क्यों न हुई होती तो हम रोजी और निक्की की समान
उसे भी अपने कमरे में रख लेते। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना। इस शिरच्छेद में आने वाले शब्दार्थ। अराजकता, इसका अर्थ होता है अव्यवस्था। कक्षा 9, विषय हिंदी, पाठ नंबर 12, जिसका नाम है रानी, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा और साहित्य प्रकार रेखाचित्र। इस रेखाचित्र को आज हम यहाँ तक रखेंगे। आगे रेखाचित्र की शुरुआत हम अतिरिक्त इसके बाद के आने वाले सोमवार को हम करेंगे। आपका गृह कार्य, इस पाठ में जो आने वाले शब्दार्थ और मुहावरे हैं उसको उस शब्द के अर्थ लिखकर रखना। दूसरा गृह कार्य, ये रेखाचित्र पूरा होने के बाद आपको इसके स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। धन्यवाद।